चैप्टर नेम इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, हेलो. हाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो डाइजेशन क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं वो बॉडी में ब्रेक डाउन होता है जिससे कि वो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो पाए, उसे डाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? ओके. और जो बाकी की रिकॉर्डिंग्स है ना, ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होते, तो अगर इन केस यू विल टेक बायोलॉजी तो तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, और जो भी डाउट रहेगा मैं हूँ. ओके. डाइजेशन, तुम लोग का रिवीजन होगा. डाइजेशन क्या होता है? जो भी हम बॉडी में खाना खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, तो हमारी बॉडी में चावल एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारी बॉडी में दाल एब्जॉर्ब नहीं होता है. हमारी बॉडी क्या करती है? उसको तोड़ती है, जिसमें से वो कार्ब्स निकालती है, फैट्स निकालती है, प्रोटीन्स निकालती है, और फिर उसे एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो ये हुआ डाइजेशन. एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमारी जो भी एक्सट्रैक्ट हुआ है वो हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे पार्ट में जाता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. क्लियर? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का नाम समझा? ओके. तो हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स. ये जो है ये हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है. जितने भी हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं ये सारे ऑर्गन्स उसमें यूजफुल होते हैं. ये जो मुंह है उसको बोलेंगे ओरल कैविटी और बकल कैविटी. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी और बकल कैविटी. इसमें क्या दिखता है तुम्हें? दांत और जीभ, टीथ एंड टंग. तो बकल कैविटी हैव टीथ और टंग. ठीक है, ये हुआ तुम्हारी बकल कैविटी. ये वाली है तुम्हारी बकल कैविटी. ठीक है, ये है तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स. ये जो नॉस्ट्रिल्स है ना, ये नॉस्ट्रिल्स है. ओके, और ये मुंह है, बकल कैविटी. फिर ये जो है ना, ये ग्लैंड्स हैं. ये सारे क्या हैं? ग्लैंड्स हैं. ग्लैंड्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनाते हैं और स्टोर करते हैं. ठीक है, ये जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है, कलर चेंज करने दो. ये जो देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? हमारे जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स है, इसको हमारे ओरल कैविटी या बकल कैविटी से कनेक्ट कर रहा है. बराबर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डक्ट. क्या बोलते हैं? डक्ट. समझ में आया? क्लियर? कुछ डाउट है इतने में? ये डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड जो भी चीज़ें बनाता है वो हमारे ओरल कैविटी या बकल कैविटी में जाती है. ठीक है, हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड होते हैं. कौन कौन से? हाँ, एंडोक्राइन. हाँ, हमारे बॉडी में ग्लैंड के टू टाइप्स होते हैं, एंडो एंड एक्सो. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. ठीक है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? क्या होता है एंडोक्राइन का मतलब? डक्टलेस. ठीक है, डक्टलेस मतलब इनके पास डक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, ये जो डक्ट है वो नहीं होते हैं. क्लियर? एक्सोक्राइन मतलब हैव डक्ट, इनके पास डक्ट होते हैं. तो बताओ ये कौन सा टाइप का ग्लैंड हुआ? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन. क्यों? क्योंकि इसके पास डक्ट है. क्लियर हुआ इतना? अब सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप के, तीन पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं. पेयर्स मतलब जोड़ी. ओके, देखो ये एक, ये दो और ये तीन. समझ में? ऐसे 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं. ओके, इसको हम बोलते हैं पैराटॉइड ग्लैंड. क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे सब मैक्सिलरी. इसे सबलिंगुअल. ये नाम है इनके. ओके, सब मैक्सिलरी मतलब देखो, सब पैराटॉइड ग्लैंड कहाँ होता है? ये चीक्स के पास. लेकिन ये ग्लैंड आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होते. तुम्हें मुंह में ग्लैंड दिखते हैं कोई? नहीं. तुम्हारे ये जो चीक है ना, इसके अंदर होते हैं. ओके, ये पैराटॉइड ग्लैंड. सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, ये जो मैक्सिला बोन है ना उसके नीचे. हाँ, जॉ बोन के नीचे. सबलिंगुअल जो तुम्हारा टंग है उसके नीचे रहेगा. ठीक है, लिंगुअल का मतलब ही टंग होता है. ओके, ये था. फिर ये है ईसोफेगस.
यहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है, ओके। ये जो नॉस्ट्रिल्स है और ये जो बकल कैविटी है, ये दोनों जॉइंट होती है, मतलब ये नॉस्ट्रिल्स हो गया तुम्हारा और ये बकल कैविटी हो गया, बराबर। ये दोनों यहाँ पे जॉइन होते हैं। कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज, नेम ऑफ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स, ठीक है। ये जो कॉमन पैसेज होता है ना, जो जहाँ से ये नाक है ना, ये भी ओपन होता है और माउथ भी ओपन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज हो गया। फिर ये कॉमन पैसेज आगे जाता है, डिवाइड होता है, एक तो तुम्हारा विंड पाइप हो जाता है, एक तुम्हारा फूड पाइप हो जाता है। फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं। इतना समझा, इतना लिखना है तुम्हें कि बाद में तुम्हें नोट्स बना लेना, मैं एक क्विक रिवीजन देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ना वो ओपन होता है स्टमक में, ये लिवर साइड में रखो। ईसोफेगस पीछे से देखो, अगर पीछे, ठीक है। ये है हमारा ईसोफेगस जो ओपन होता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक में ओपन होता है, तो यहाँ पे एक स्पिंस्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब ऐसा प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है ताकि वो खाने को ऊपर या नीचे रोके, ठीक है। तो स्पिंस्टर का नाम कार्डियक स्पिंस्टर। यहाँ पे जो स्पिंस्टर लगा होता है उसका नाम है कार्डियक स्पिंस्टर। अब तुम बोलोगे कार्डियक स्पिंस्टर नाम क्यों है? क्योंकि जो स्टमक है ना उसके पार्ट होते हैं, ऐसा हमारा पूरा स्टमक होता है। ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फंडस। इसको, वेरी गुड, इसे बॉडी, वेरी गुड, इसे, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ये चारों पार्ट होते हैं। तो ये जो स्टमक, ये जो ईसोफेगस है ना वो यहाँ ओपन होता है, यहाँ कार्डियक वाले पार्ट में, इसलिए इसको कार्डियक स्पिंस्टर बोलते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? अभी स्टमक में होता है HCl जो क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आगे चलो, वो अच्छा बैक साइड व्यू में पेनक्रियाज भी दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या, मैंने क्या बताया? यहाँ पे कार्डियक, फिर ये यहाँ से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहाँ पे भी एक स्पिंस्टर लगा होता है, उसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्पिंस्टर, ओके। अब यहाँ पे जो स्पिंस्टर लगा होता है ना, ये दोनों डायरेक्शन में ऊपर नीचे खुलता है, तो इस वजह से कभी हमारे पेट की एसिडिटी ऊपर भी आती है, जिसकी वजह से हमें जलन होता है, ओके, या उल्टी होती है, ओके। तो पेट का खाना मुंह से बाहर आता है, तो दोनों डायरेक्शन में ओपन होता है। क्लियर? इतना क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। ये जो स्टमक, रुको एक मिनट, ये खुलेगा क्या? ठीक है, ये वैसे नहीं दिख रहा है। हाँ, हाइड में जाके हाइड कर सकते हैं। रुको एक मिनट, इसको हाइड करो। नहीं हो रहा ये हाइड। हाँ हुआ, ओके, ठीक है। ओपन हुआ, देखो, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चला गया। ये जो पार्ट होता है ना, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ये फोल्डेड है, ओके। इसका शेप कैसा दिख रहा है तुम्हें? सी शेप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ओके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से, यहाँ पे स्पिंस्टर था, पाइलोरिक स्पिंस्टर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया, ये ड्यूडेनम हुआ। यहाँ पे ठीक है,
क्लियर हो रहा है तुम लोगों के दिमाग में? पक्का एक रिवीजन हो रहा है, कितने बार हमने इस चैप्टर का रिवाइज किया है। फिर ये ड्यूडेनम हुआ, फिर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम, जो हाईली कोलोइडल होता है। हाईली कोलोइडल मतलब बहुत ज़्यादा घुमा हुआ होता है। फिर जेजुअम, इलियम, जेजुअम, ठीक है, ये पार्ट हो गए उसके। फिर यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उल्टा घुम दिखा रही हूँ मैं इसलिए वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, उल्टा है इसीलिए। नहीं तो अगर जब हम सीधा देखते हैं, जब हम सीधा देखते हैं तो देखो ये यहाँ ओपन हो रहा है, बराबर, ओके। ये कहाँ ओपन हो रहा है? यहाँ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, कौन सा वाल्व लगा होता है? इलियो केकल वाल्व। अभी तक हमने स्पिंस्टर पढ़ा, यहाँ पे क्या आया है? वाल्व, ठीक है। वाल्व का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ओपन होगा, मतलब यहाँ से खाना सिर्फ जो वेस्ट है वो सिर्फ बाहर जाएगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि एक बार मेरा बॉडी जो वेस्ट बना चुका है, मैं चाहूँगी मैं उसको वापस लूँ? नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरा डैमेज होगा ना इनर ऑर्गेन, इस वजह से वो नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पे वाल्व लगा होता है। फिर यहाँ से जाता है ये असेंड कोलोन में, ये कोलोन है, ठीक है, ऊपर जा रहा है इसलिए असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ओके। ये क्या हुआ? कोलोन। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पे तुम्हारा वेस्ट जो तुम्हारा स्टूल होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। और ये एनस, यहाँ से तुम्हारा स्टूल बाहर आता है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के स्पिंस्टर लगे होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल जो होता है वो हमारी माइंड के कंट्रोल में होता है, हमें जब प्रेशर आता है अपने आप आता है, बराबर, तो वो इंटरनल हुआ, हमारी कंट्रोल में है वो नहीं है। दूसरा स्पिंस्टर लगा होता है एक्सटर्नल स्पिंस्टर, हम बाथरूम रोक सकते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि अभी नहीं जाना है बाद में जाना है, तो हमारी कंट्रोल में रहता है, so उसको एक्सटर्नल स्पिंस्टर बोलते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? पूरा डाइजेशन क्लियर? डाइजेशन देखिए अब कैसे होगा। चलो चलो, हाँ, हम शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में डाइजेशन किसका होता है? फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, इन सब का हम डाइजेशन करते हैं। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, अब जो मैं लिखाऊंगी ना वो लिख लेना, ठीक है। अगर इनकेस तुम्हें लेक्चर पसंद आए तो लिख लो, काम देगा। अभी मत लिखो, पहले मैं समझा देती हूँ फिर लिखना। कार्ब्स। अब हम वापस से एक बार सब चीज़ें रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले खाना माउथ में आता है। माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, वो रिलीज करती है, ठीक है, वो बनाती है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक डाउन करके वो माल्टोज बनाता है। क्लियर? इतना समझा? तो क्या माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होगा? किसका? कार्ब्स का। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में होगा? फैट का होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ कार्ब्स का डाइजेशन होता है, ओके। क्या होता है माउथ में? फूड आता है, ठीक है, फूड आता है। यहाँ पे क्या होता है? चर्निंग, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, तुम दांतों से फूड को चबाते हो, है ना, उसमें टंग से तुम सारी चीज़ें मिक्स करते हो, बराबर, तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होता है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, क्लियर। ये जो फूड है ये मिक्स होता है विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, ओके। फिर क्या होता है इसमें? माउथ में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कार्ब्स,
एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ये किस में ब्रेक डाउन करता है इसको? माल्टोज में, ओके माल्टोज में ये ब्रेक डाउन करता है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्टार्च जो होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और सलाइवा का पीएच मैंने क्या बताया था? 6.8। कितने पीएच पे ये वर्क करता है? 6.8 पीएच। क्लियर हुआ इतना? इतने में क्लियर हुआ? समझ में आया मुंह में कैसे डाइजेशन हो रहा है? कार्ब्स में सलाइवरी अमाइलेज मिक्स हो रहा है जिसकी वजह से वो ब्रेक हो रहा है, जो कार्ब्स हम खाते हैं वो हमारा माल्टोज में ब्रेक होता है। क्लियर? इतना समझा? इतने में कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट चलो, अब आ जाओ ईसोफेगस। अब यहाँ पे अब ये जो है मेस्टिकेटेड फूड है, ठीक है। ये जो मेस्टिकेटेड फूड होता है इसके बाद हमारा फूड जो था वो क्या हो गया? अभी हमने सीधा सादा सादा खाना खाया था बराबर, अब वो पूरा चर्न हो चुका है, उसको हमने क्या बोला? मेस्टिकेशन हुआ है। ये जो मेस्टिकेटेड फूड है, फूड प्लस सलाइवा, इसको हम क्या बोलेंगे? बोलस, ओके। जो फूड था हमारा वो सलाइवा के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं, समझ में आया? वो बोलस डीग्लूटेशन के थ्रू यहाँ से हम निगलते हैं, समझ में आया? समझ में आया? इसका क्या होगा? डीग्लूटेशन। ये बोलस का क्या होगा? डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन मतलब निगलना, ओके। और ये ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है और उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारा ईसोफेगस ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर का खाना नीचे जाता है और सलाइवा मिक्स होता है जिसकी वजह से खाना इजीली फिसल सकता है। क्लियर? वो सर ने क्या बताया था? अच्छा, तो ये ऊपर कैसे जाएगा? ओके, दिख रहा है ये दिख रहा है तुम्हें कि मैं और बड़े लिखूं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, इतना क्या सोचते हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का? इतना क्लियर हुआ? डीग्लूटेशन का मतलब क्या होता है? फूड, swallowing ऑफ फूड। SWO, swallowing ऑफ फूड। समझ में आया? हम निगलते हैं खाना, उसको हम swallowing ऑफ फूड बोलते हैं। क्लियर? ये जो होता है ये वॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? हमारी मर्जी से होता है। ये प्रोसेस क्या है? वॉलेंटरी, ठीक है। हम चाहेंगे तो ही खाना निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है ज़बरदस्ती कोई मुझे खाना खिला दे, मतलब खिला सकता है लेकिन मैं निगल तो मैं अपनी मर्जी से ही लूँगी। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? इतने में कोई डाउट है? अब आ जाओ ईसोफेगस में। यहाँ के बाद खाना कहाँ जाएगा? नहीं, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। क्लियर? ईसोफेगस में, ओके। OESOPHAGUS, ओके। ईसोफेगस में जाएगा। यहाँ के बाद ये जो डीग्लूटेशन, ये जो बोलस है
ये जो बोलस बना है वो कहाँ आएगा? ईसोफेगस में। क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास कोई एंजाइम्स नहीं है। क्लियर? कोई एंजाइम्स मैंने बताया। हाँ, ये यहाँ से लेके पूरा स्टमक तक जो लाइनिंग था ना उसे ईसोफेगस बोलेंगे। ये पूरी लाइनिंग को ईसोफेगस बोलते हैं। क्लियर? इसमें ये तो हमारा जो हम ऐसा फील करते हैं ना यहाँ पे बोन, वो तो हमारे विंड पाइप होते हैं। ठीक है? विंड पाइप, यहाँ से हवा जाती है, ट्रैकिया बोलते हैं इसको। तुम पढ़ोगे आगे जब तुम स्केलेटल मसल्स पढ़ोगे ना, ह्यूमन स्केलेटन, तो उसमें तुम्हें ये स्केलेटल के बारे में भी पता चलेगा। इसके पीछे होता है हमारा ईसोफेगस। क्लियर? ये पूरा ईसोफेगस होता है। और ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ आएगा? स्टमक में। क्लियर? और एक चीज़ और देखो, हाँ, देखो ये लिवर है, ये लिवर में गॉल ब्लैडर होता है। लिवर क्या करता है? बाइल बनाता है। ओके, ये जो बाइल होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ठीक है? फैट को तोड़ता है वो छोटे छोटे माइसिल्स में। माइसिल्स का मतलब क्या होता है ये मैं तुमको आगे बताऊंगी। ठीक है? माइसिल्स में वो ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो ये जो लिवर होता है ना, ये फैट बनाता है, ठीक, सॉरी, बाइल बनाता है। ये बाइल जो होता है ना वो यहाँ से ही, इसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला जो है ना इसको हिपैटिक, ठीक है, इसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। यहाँ से वो लिवर बाइल बनाएगा। अगर हमारी बॉडी में फैट होगा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने फैट खाया ही नहीं तो मेरे बॉडी में बाइल का यूज़ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो क्या होगा, ये यहाँ से फिर से इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है? गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। फिर जब मेरे बॉडी में फैट आएगा तो ये यहाँ से बाइल भेज देगा ड्यूडेनम में। देखो ये ओपन का हो रहा है ड्यूडेनम में। क्लियर दिख रहा है तुम्हें? ग्रीन ग्रीन, वो ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। उसके बाद इससे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों मिलके बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, पेन का कलर, रुको इसको मिटाओ। समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो ये लिवर, ये लिवर से आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर से आ रहा है, बराबर दोनों से आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये वाला जो पार्ट है ना इसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हें पता है हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है जो ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, ग्लूकोज को कम करने में हेल्प करता है। ये इंसुलिन पेनक्रियाज बनाते हैं। ठीक है? मैंने क्या बताया था, पेनक्रियाज कौन सा टाइप का ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड, जो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। इसके पास डक्ट भी है और डक्ट नहीं भी है। ठीक है? ये कुछ सिक्रीशन अपने डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देता है, जहाँ उसको भेजना है वहाँ भेज देता है, कि कोई इसको टनल और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ कुछ के लिए इसको टनल लगता है। समझ में आया? क्लियर? जा रहा है दिमाग में? तो ये यहाँ से देखो, ये पेनक्रियाज यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से ये लिवर वाला जो आया है वो दोनों यहाँ पे ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। इसको बोलते हैं हेप्टो, कौन सा डक्ट बोलेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आया? इतना समझ में आया? कुछ डाउट है इतने में? चलो अब हम आगे बढ़े। हम आपको पढ़ा रहे थे ये वाली चीज़ें, हम चले गए कहाँ? ठीक है, ईसोफेगस में तो हमारा डाइजेशन, क्या लिखती हूँ मैं, डाइजेशन नहीं होता है। किसी भी चीज़ का डाइजेशन ईसोफेगस में
नहीं होता है। यहाँ से हमारा खाना जाएगा स्टमक में, यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में हमारा क्या होता है, HCl, ठीक है। ये जो बोलस होता है, प्लस HCl, ठीक है, मिक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चाइम। क्या बोलेंगे हम इसे, बोलस और HCl मिक्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, चाइम। ये जो चाइम होता है वो हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है, बहुत एसिड होता है, क्योंकि हमारे स्टमक का एसिड क्या होता है, 1.8, तो इसलिए उतना एसिडिटी इसकी भी होती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, ये जो HCl होता है ये कहाँ से आता है, कौन से सेल्स बनाते हैं HCl, मैंने बताया था पीछे, पैराइटल सेल्स। ये जो HCl है वो कौन बनाते हैं, अंदर। ये जो HCl है वो पैराइटल सेल्स बनाते हैं। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। और जिसका pH कितना होता है, 1.8, ठीक है। अब यहाँ से ये जो चाइम है वो हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना समझ में आया, कोई डाउट है इतने में, पक्का। देखो, दिख रहा है क्या तुम्हें ये सब चीज़ें कि छोटी हो गई ज़्यादा, ये ज़्यादा छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है। मैं वापस से फिर बड़ा कर देती हूँ, अभी सब लिखती हूँ ना मैं, एक फ्लो में जाएगा, ठीक है। कहाँ थी मैं, ये चाइम पे। ये जो चाइम है ये मैंने क्या बोला, हाईली एसिडिक है। अब ये यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाएगा, ड्यूडेनम। कहाँ जाएगा ये, ड्यूडेनम। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने 3 पार्ट बताए थे, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुअम। जो ड्यूडेनम होता है ना, सारे डाइजेशन वहीं होते हैं, ठीक है। जितना भी फूड का ब्रेकडाउन होना होगा वो कहाँ होगा, ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, इलियम और जेजुअम में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्टली वो जो चीज़ें एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। समझ में आया। और जो वेस्ट होगा वो आगे रेक्टम में चला जाए, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन से वाटर का होता है, वाटर या मिनरल्स रहेंगे वही एब्जॉर्ब होंगे, फूड मतलब कार्ब्स, प्रोटीन्स, ये सब एब्जॉर्ब नहीं होते। इतना क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली हमारा वेस्ट ही होता है, क्योंकि जितने चीज़ें चाहिए होता है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर चुका होता है। तो मैंने क्या बोला, ड्यूडेनम। मोस्ट ऑफ डाइजेशन यही होता है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है आज की सब्जेक्टिव है, ठीक है। मोस्ट ऑफ डाइजेशन यही होता है। क्लियर हुआ इतना, इतने में कोई डाउट है। अब देखो, जो चाइम है वो मैंने क्या बोला, हाईली एसिडिक है। एसिडिक है तो जब ये ड्यूडेनम में जाएगा तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको जला देगा। एसिड देखा है ना, वो कैसे स्किन पे पड़ जाता है, पूरा जल जाता है स्किन। तो वैसे हमारा इनर ऑर्गन भी है, अगर उसमें भी पड़ेगा तो जल जाएगा, ठीक है। तो वो चाइम हाईली एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, इनर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए जो ड्यूडेनम है वो सिक्रिटीन रिलीज करता है, ठीक है।
देखो मैंने ऐसा लिख दिया, एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो तुमको समझेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है। टू प्रिवेंट फ्रॉम एसिडिटी सिक्रीट सिक्रेटिन। ठीक है, ये सिक्रेटिन को रिलीज करता है। ओके, अब ये सिक्रेटिन क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है लिवर और किसको, पेनक्रियास को। लिवर और पेनक्रियास को ये सिग्नल भेजता है। जैसे ही सिक्रेटिन रिलीज होता है तो लिवर और पेनक्रियास क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट, मतलब HCO3 माइनस। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, एसिड। बाइकार्बोनेट जो होता है बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये एसिडिक है, तो एसिड और बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ में आया, क्लियर हो रहा है इतना चीज़ें, एसिड और बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो तुम्हारा एसिडिटी से वो प्रिवेंट करेगा। ओके, एक मिनट है, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। चाइम बना, चाइम क्या है, हाईली एसिडिक है, वो गया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जब वो गया तो वो क्या करेगा, इनर ऑर्गन को डैमेज कर देगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्यूडेनम सिक्रेटिन रिलीज करता है। ओके, जैसे ही सिक्रेटिन रिलीज होता है तो मेरे बॉडी को, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, और वो क्या करता है, लिवर और पेनक्रियास से रिलीज करवाता है बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, देखो मैंने तुमको बताया था, दोनों अपना सिक्रीशन, लिवर और पेनक्रियास अपना सिक्रीशन ड्यूडेनम में रिलीज करते हैं डक्ट के थ्रू, तो उसी डक्ट के थ्रू वो बाइकार्बोनेट भी भेजेंगे। तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से चाइम आया, बाइकार्बोनेट आया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर, इतना समझा, कोई डाउट है इतने में? चलो, मैंने क्या बताया, सिक्रेटिन रिलीज करता है। ये सिक्रेटिन क्या करता है, सिग्नल देता है, किसको, लिवर और पेनक्रियास को। क्या करने के लिए, मैं बाद में बड़ा करती हूँ, तुम लोग उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या करने के लिए, ये कलर दिख रहा है क्या, दिख रहा है, क्या करने के लिए, तो रिलीज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस। ओके, ये बाइकार्बोनेट रिलीज हुआ तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज द हाईली एसिड। ये क्या करता है, चाइम को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों, कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर। क्लियर, ये बेसिक होने की वजह से एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है? ZE LAIZE, न्यूट्रलाइज द चाइम, एसिडिक चाइम को न्यूट्रलाइज करता है। इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है आप सबको, कुछ डाउट है किसी को भी? इतना समझ में आया, ये पूरा प्रोसेस चलता है। ओके, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो किस में ब्रेक डाउन करते हैं। ये समझने के बाद हम एनसीईआरटी की हाइलाइट्स करेंगे। ओके, समझ में आया? तो आप एक काम करो, ये सबको लिखो, फिर मैं आगे का और बताती हूँ। ठीक है, इतना जब हो जाए ना तो मुझे, कि वो उतना भी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, ठीक है, तो ऐसे लिखो, फिर मेरे को बोलना, मैं और बड़ा कर दूंगी। ओके, देखो
अभी तक हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। कार्ब्स कहाँ पे सबसे पहले डाइजेस्ट हुआ, माउथ में, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस में हुआ डाइजेस्ट, स्टमक में हुआ डाइजेस्ट, स्टमक में डाइजेशन नहीं हुआ, उसमें से वो मिक्सिंग और यही सब हुआ। अब इसका डाइजेशन होता है डियूडेनम में, ठीक है। अब देखो, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास जो रिलीज करता है सिक्रीशन, उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियूडेनम में, पता है ना ये बात। अब देखो, ये यहाँ से चाइम, ओके ये सब हो गया, ये डियूडेनम में चाइम आ गया। डियूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, समझ में आया। अब क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन भी डियूडेनम में रिलीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होने के बाद उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा बराबर। जो 30% ही कार्ब्स डाइजेस्ट हुए, बचे हुए 70% तो है, तो 70% का डाइजेशन कहाँ होता है, डियूडेनम में, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज द चाइम हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इन डियूडेनम में क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस रिलीजेस, ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, डाइजेस्ट 70% ऑफ स्टार्च, बचे हुए जो 70% स्टार्च है उसका डाइजेशन करता है, ठीक है। कैसे करता है ये, मैंने क्या बताया था, स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में डाइजेस्ट होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में, हमने ऊपर भी वही किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टार्च है, ये जो स्टार्च है, नहीं दिख रहा है ना रेड कलर, आंखों में जा रहा है, दिख रहा है, ये ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में, किसकी वजह से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की वजह से, ओके समझ में आया। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वहाँ पे अल्फा अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था, यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करता है, इसलिए उसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती थी, उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, समझ में आया। कौन सा एंजाइम यूज होता है इसमें, पेनक्रियाटिक, समझ में आया। ये माल्टोज में उसने तोड़ दिया। अब ये जो माल्टोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ओके, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन से, तुम्हें पता है ना, जो हम एंजाइम्स होता है वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं रिएक्शंस में, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। ये किस में ब्रेक होगा, माल्टेज में। अब देखो, हमारी बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज, स्टार्च ही थोड़ी होता है, सुक्रोज होता है, और क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, समझ में आया, इतना समझा। जो स्टार्च है वो टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलेंगे। सुक्रोज है वो ब्रेक, सुक्रोज यानी कि मीठा, स्वीट है ना, सुक्रोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा, किस में होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, समझ में आए, दो मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में मतलब C6H12O6 इज ग्लूकोज, ओके समझ में आए, क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है। स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। देखो ये बेसिकली क्या है, तुम्हें पता है ना कि वाटर है, मैं एक रिएक्शन बता रही हूँ, वो ब्रेक डाउन होता है H2 और O में, H2 और O2 में, इससे हमें यहाँ पे 2H2O मिलता है, समझ में आया, इतना समझ में आया। क्या है, एक कंपाउंड है वो टूट रहा है दो में, एक से हमें दो मिल रहे हैं, जैसे NaCl है वो ब्रेक डाउन होगा Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये एक है वो टूट के हमें ये दो दे रहे, तो वैसे ही है, सुक्रोज हमें टूट के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे रहे, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ।
इतने में कोई डाउट है? अब देखो, तुमने सुना है लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में जो लैक्टोज होता है ना, वो लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिवाइड होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देता है। कुछ कुछ लोगों में लैक्टेज एंजाइम ही नहीं होता है, समझ में आया? लैक्टेज एंजाइम नहीं होने की वजह से वो लैक्टोज यानी कि जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। समझा? ये बात समझी? जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है वो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते, दूध नहीं पीते हैं, पता है ना? बोले आलमंड मिल्क पीता हो और दूसरी चीज़ें पीता हो, दूध नहीं पीता हो, क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते मिल्क को। समझ में आया? उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है मिल्क को, क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट है तो पूछो। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे? RASE, सुक्रेज, ठीक है, क्लियर। अब हमारा है लैक्टोज। लैक्टोज वो देगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, किसके प्रेजेंस में? लैक्टेज के प्रेजेंस में। ये तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी बॉडी में, स्टार्च, सुक्रोज और लैक्टोज। समझ में आया? जब हम कार्ब्स खाते हैं तो ये तीन पार्ट में जाता है। स्टार्च ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में, फिर वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। सुक्रोज सीधा ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है हमारी ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ में आया? समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये सब के सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? ये लिखो, उसके बाद हम करेंगे प्रोटीन्स का डाइजेशन। प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, इतना क्लियर हुआ? ये जो चाइम था वो आया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या आया? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, उसने अपने रिलीज किए सिक्रीशन। वो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। कैसे डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च में पेनक्रियाटिक अमाइलेज ऐड होगा और वो माल्टोज में ब्रेक डाउन होगा। फिर माल्टेज MAL, माल्टेज के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। ऐसे करके ये सारे ब्रेक डाउन होंगे और वो आगे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। ये हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन मतलब जो दाल खाते हैं पल्सेस, उसमें प्रोटीन होता है। अब वो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है? सबसे पहले बताओ, क्या माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होगा? माउथ में होगा? नहीं होगा। ईसोफेगस में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंजाइम्स नहीं होते, एंजाइम नहीं है, इस वजह से डाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया? अब आ जाओ स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? जब खाना आता है तो गैस्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, मतलब मैंने अभी तुमको समझाती हूँ गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या है। ये जो हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है ना, ये पूरा मैंने इसोफेगस बताया था, उसको जब तुम ऐसे कट करते हो तो तुम्हें ऐसे लेयर, ऊपर से देखने पे ऐसे लेयर्स दिखते हैं। एक मिनट, हाँ, ऐसे लेयर्स दिखते हैं, ठीक है। इस सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? देन मस्क्यूलरिस, देन सब म्यूकोज। ऐसे चार लेयर्स देखने को मिलते हैं, समझ में? एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। सबसे बाहर वाले लेयर को हम सेरोसा बोलते हैं,
ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ऐसी। फिर ये दोनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं मस्क्यूलरिस, ओके, जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडल इनर सर्कुलर वेसिकल्स होता है। आउटर लॉन्गिट्यूडल मतलब देखो एक गोला है, गोले गोले सेल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उसको लॉन्गिट्यूडल सेल्स बोलते हैं। ये ऐसे डैश डैश मतलब सर्कुलर सेल्स है, क्लियर। फिर इसके अंदर वाले लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा, और ये तो ल्यूमेन जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट रहता है। समझ में आया? ये खाना यहाँ पे होता है, यहाँ पे सारा डाइजेशन होता है, और यहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है। समझ में आया? और यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो जाएगा ब्लड वेसल्स में। क्लियर? इतना समझा? तो जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ये जो म्यूकोजल लेयर होते हैं वो गैस्ट्रीन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो होता है वो है प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक क्या प्रोड्यूस करेगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? उसमें पेप्टिडेज एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाईपेप्टिडेज में ब्रेक करता है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो, स्टमक में जैसे ही फूड आया, ठीक है, जैसे ही फूड आया, ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रीन, ठीक है। वो क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रीन। उसके बाद ये गैस्ट्रीन क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इतना क्लियर हुआ? ये गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्टिडेज। क्या होता है? ये गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ओके। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है विच जस्ट प्रोटीन, ठीक है। तो ये होता कैसे है? देखो, प्रोटीन है, ये ब्रेक डाउन होता है डाई पेप्टिडेज में, ठीक है। ये जिस कंपाउंड में टूटता है उसको डाई पेप्टिडेज बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में टूटता है ये? पेप्सिन के प्रेजेंस में। इतना क्लियर हुआ? SINS। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है? जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो स्टमक में कार्ब्स का डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। वो प्रोटीन क्या करता है? गैस्ट्रीन म्यूकोज, जैसे ही फूड आता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है डाईपेप्टिडेज में, ओके। ये जो पेप्सिन होता है ये सिर्फ वर्क करता है, वर्क एट 1.8 pH। कभी कभी तुमको ऐसा भी पूछ सकता है, 1.8 pH पे ही काम करेगा, अगर उससे कम pH रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? फिर हमने क्या बोला? ये हो गया प्रोटीन। आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें होता है पेनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिलीज करती है? पेनक्रियाटिक जूस। मतलब ये क्या है? सिक्रीशन है। हर ग्लैंड अपना अपना कुछ ना कुछ बनाता है, उसके सिक्रीशन को हम जूस बोलते हैं क्योंकि सब लिक्विड फॉर्म में होता है और मिक्सचर होता है, ठीक है। अब जैसे ऑरेंज हो गया, वो ऑरेंज को तुमने
क्रश करके उसका लिक्विड निकाला, दैट इज ऑरेंज जूस, राइट? समझ में आया? आ रहा है ना? सिर्फ ब्लैंक हो रहा है तुम लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समझ में आया? अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से थे जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते थे, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं? देखो पीछे, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, बराबर? ये तीन चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी पेनक्रियास से आ रही है पेनक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। समझ में आया? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज ये आगे चल के डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, ठीक है? ये हो गया स्टमक का खत्म। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। कहाँ पे रिलीज होगा? ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इज ड्यूडेनम। इसमें क्या होता है, जो काइमोट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है? जो ट्रिप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव का मतलब क्या? वो अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? उसको कुछ मिलेगा तो वो काम करेगा, तो वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, ओके? अगर तुम्हें कुछ ऐसे मम्मी या कोई भी खाना देगी तभी तुम काम करोगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे तभी तुम स्कूल या क्लासेस जाओगे, बराबर? तो तुम्हें कुछ मिलता है तब तुम करते हो, ओके? अगर नहीं मिलेगा तो तुम फंक्शनल नहीं हो, इनएक्टिव, आराम से पड़े रहोगे, सोए रहोगे, कोई टेंशन नहीं। या थप्पड़ मिलेगा तब तुम काम करोगे, है ना? कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, चाहे वो मार मिले या प्यार मिले, ओके? तो देखो, ट्रिप्सिनोजिन जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, ठीक है? मैंने क्या बताया? कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ये क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब अभी ये काम नहीं कर रहा है। और ये क्या है? एक्टिव है। समझ में आया एक्टिव और इनएक्टिव का फर्क? एक्टिव मतलब क्या और इनएक्टिव मतलब क्या? इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन के लिए उसको हम बोलते हैं ENTE, एंटेरोकाइनेज। क्या बोलते हैं? एंटेरोकाइनेज जब आएगा तो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में और वो आगे जाके डाइजेशन करेगा। समझ में? ये किसी काम का नहीं है। जब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा ये कोई काम का नहीं है। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? ये जो ट्रिप्सिन है वो आगे डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, डाइपेप्टाइड में, ओके? प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा कौन? ट्रिप्सिन। समझ में आया? इतना समझ में आया? समझ में आया? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिलीज करता है अपना सिक्रेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ने कुछ बनाया, सॉरी पेनक्रियास ने कुछ बनाया, उसने अपना सिक्रेशन, देखो यहाँ पे समझाते हो। ये पेनक्रियास है, इसने बनाया पेनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर बना। ये क्या करेगा? ये यहाँ से रिलीज करेगा, ये यहाँ से रिलीज करेगा। ये पार्ट देख रहे हो तुम? ये पार्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ये वहाँ पे रिलीज करेगा। समझ में आया? मतलब इस यहाँ से जो भी इसने बनाया है वो सब यहाँ पे जाएगा और आगे जाके डाइजेशन करेंगे, तोड़ेंगे। डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ेंगे ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी ले सके। अब देखो कैसा होता है कि तुम्हें अगर कोई बोले कच्चा शिमला मिर्च खा लो, तुम खाओगे?
नहीं खाओगे तो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, बराबर, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, उसको बेक करेंगे, थोड़ा सा टॉस करेंगे, तब जाके तुम खाओगे, बराबर। तो हमारा बॉडी भी जो हमने दिया वो एज इट इज़ नहीं लेता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? तो यहाँ पे डाइजेशन होगा, ये पूरा जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, यहाँ पे वो पूरा डाइजेशन करेगा। ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये वाला देखो, यहाँ पे पूरा डाइजेशन होगा और वो डाइजेशन फिर अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट बन गया। क्लियर? इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? अभी थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में? ठीक है, चलो। ट्रिप्सिन तक समझा? उसके बाद है काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना। ये दो और सिक्रीशंस थे पेनकेराटिक जूस के। मतलब ये जो पेनक्रियाज है वो तीन चीज़ें बनाता है। मैंने क्या बताया? एक बनाता है वो ट्रिप्सिनोजिन, एक बनाता है वो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एक बनाता है वो काइमोट्रिप्सिनोजिन। ये तीन चीज़ें वो बनाता है। समझ में आया? एक चीज़ हम समझ गए, उसका क्या यूज़ है, बाकी के दो चीज़ें हम और समझते हैं। देखो, मुझे लगता नहीं है कि हमारा आज भी ये ख़त्म हो पाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं होगा, फिर हमारे हाइलाइट्स बचे रहेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर जाएगा, मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी में जाएगा, फिर तुम्हारा टेस्ट होगा। मतलब आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर ऐसा। दोनों मतलब 2 लेक्चर्स आए हो? हाँ, ज़्यादा नहीं हो जाएगा? सना खाओ, देखो मेरे मुंह पे कैसे मेरी बुराई करे। चलो, अब हमारा क्या है? काइमोट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजिन। ये क्या होता है? ये क्या, काइमोट्रिप्सिनोजिन क्या बनता है आगे? ट्रिप्सिनोजिन, वेरी गुड। ये काइमोट्रिप्सिनोजिन जो होता है ना, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और ये क्या है? इसका एक्टिव फॉर्म है। अब ये इनएक्टिव से एक्टिव कैसे बना? ट्रिप्सिन की वजह से। किसकी वजह से? ट्रिप्सिन। देखो, एक बार ट्रिप्सिन बन गया, तो वो आगे दूसरों को एक्टिवेट करेगा। अब ये आगे बनाएगा, ये आगे करेगा प्रोटीन को डाइपेप्टिडेज में। ठीक है, प्रोटीन को डाइपेप्टिडेज में। फिर आता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये आगे करेगा, बनेगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ठीक है, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज आगे जाएगा, करेगा प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में। समझ में आया? समझ में आया? ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज भी जो होता है वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है वो? इनएक्टिव।
इनएक्टिव, और ये क्या होता है? एक्टिव। किसकी वजह से ये भी होगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, यहां पे होगा ट्रिप्सिनोजन, यहां पे होगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है? ये होता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है ऐसे। सबसे पहले गैस्ट्रिन स्टमक में आता है, गैस्ट्रिन रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को डाइपेप्टिडेज में। जितना डाइजेशन होना था उतना हो गया। उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का सिक्रीशन नहीं बनाता है, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। वो वहाँ पे क्या आता है? पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रिया जो सिक्रीशन बनाता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास 3 सिक्रीशन रिलीज करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोटीन को तोड़ने के लिए 3 चीज़ें आती है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, मतलब हमारे ड्यूडेनम में एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइपेप्टिडेज में तोड़ता है। वैसे ही जैसे ही एक बार ट्रिप्सिन बन गया, ये बाकी के दोनों को एक्टिव करेगा, समझ में आया? और डाइपेप्टिडेज बनाएगा। ये डाइपेप्टिडेज आगे जाके एब्जॉर्ब होते हैं, ये जाके आगे क्या होंगे? एब्जॉर्ब। समझ में आया? हमारी बॉडी में डाइपेप्टिडेज एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्या एब्जॉर्ब होंगे? डाइपेप्टिडेज। समझ में आया? सॉरी, डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज। समझ में आया? ओके, चलो करो, लिखो डाइपेप्टाइड। ओके, अब ये जो डाइपेप्टाइड बने हैं, ये जो डाइपेप्टाइड बने हैं, ये सारे डाइपेप्टाइड डाइपेप्टिडेज, अमाइनो डाइपेप्टिडेज, अमाइनो डाई अमाइनो डाइपेप्टिडेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड में। किसमें? ठीक है, ये जितने भी डाइपेप्टिडेज हैं वो अमाइनो पेप्टिडेज के वजह से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, और ये अमाइनो एसिड होगा एब्जॉर्ब। समझ में आया? एब्जॉर्ब, ठीक है। और डाई कार्बोक्स अमाइनो डाई पेप्टिडेज, ये क्या है? इंटेस्टिनल जूस है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब फैट हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। ओके, देखो जो फैट्स होते हैं ना वो बने होते हैं ट्राइग्लिसराइड से। किससे बने होते हैं ये जो फैट्स होते हैं? ट्राइग्लिसराइड, GLY। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है? ग्लिसरीन के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लिसरीन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना वो क्या करते हैं? आपस में ना ऐसे झुंड की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए। मतलब ये एक ट्राइग्लिसराइड हो गया,
ये इसके साथ रहेगा एक दूसरे ट्राइग्लिसराइड, ये फिर इस ट्राइग्लिसराइड के साथ। समझ में आया? ऐसे रहते हैं। अब तुमने को मैंने बताया है बाइल हेल्प्स इन अ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इसका रोल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना, यहाँ पे आता है बाइल सॉल्ट। ठीक है, जो हमारा बाइल होता है वो होता है। ये क्या करता है, ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, इनको अलग अलग करता है। क्या करता है? ऐसा अलग अलग करता है। ठीक है, समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? और ऐसे आके बाइल्स ऐसे अटैच हो जाते हैं। ओके, समझ में आया? उसके सरफेस पे बाइल अटैच होते हैं। ये जो झुंड है ना, इधर पे बाइल ऐसा अटैच होगा और इस सबको अलग अलग कर देगा। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? अब देखो, जो ये बाइल होता है वो बना होता है, सॉरी, मेड अप ऑफ सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टेट्राकोलेट एंड पोटेशियम कोलेट। समझ में आया? बाइल सल्ट किससे बना था? सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टेट्राकोलेट। समझ में आया? इससे बना होता है। इतने में कोई डाउट है? और ये आता कहाँ है से? लिवर से। ठीक है, मेड अप, ये बनता कहाँ है? लिवर में। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। समझ में आया? लिवर बनाता है, गॉल ब्लेडर स्टोर करता है। ओके, समझ में आया इतना चीज़ें? अब देखो, ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना, मैंने बताया था पेनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है स्टेप्सिन, जो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। बराबर, स्टेप्सिन मैंने बताया। ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना, ये स्टेप्सिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है डाइग्लिसराइड में। ठीक है, स्टेप्सिन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है वापस से स्टेप्सिन की वजह से बनेगा मोनोग्लिसराइड। क्या बनेगा? इधर पर लिखती हूं मैं, डाई ग्लिसराइड। ओके, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, समझ में? इसमें दो ग्लिसरीन होंगे, इसमें एक ही ग्लिसरीन होगा। ओके, इतने में कोई डाउट है? डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। कोई डाउट है? इतने में कोई भी डाउट? इसका स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? माइसिल। क्या बोलेंगे? माइसिल। MIC, माइसिल। माइसिल का मतलब क्या? तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जब एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है, बराबर, उसके आजू बाजू ना ऐसा 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 ऐसा, इसको हम माइसील बोलते हैं। समझ में आया? ऐसा गोले की तरह होता है वो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइसील। इतना समझ में आया? अब ये माइसील होगा एब्जॉर्ब। ये क्या होता है? ये होगा एब्जॉर्ब।
ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अब कैसे एब्जॉर्ब होगा हम ये भी देखेंगे। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब होगा। अब ये माइसिल है, ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मेरा क्या हो गया, मसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो माइसिल है ये मेरे ल्यूमन में है। ल्यूमन का मतलब मैंने क्या बताया था, ये ल्यूमन है। बीच का जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। समझ में आया। अब ये ठीक है, देखो ओके मेरे माइसिल्स बन गए। यहाँ पे मेरा क्या है, माइसिल्स, जिसको मैं मोनोग्लिसराइड भी बोलती हूँ। ओके, ये मोनोग्लिसराइड मेरे यहाँ पे है। ये क्या होगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमको पता है ना, विलाई एंड माइक्रोविलाई ये होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, यहाँ पे जो मेरा माइसिल्स है, अगर अर्जेंट है तो तुम ले सकते हो कॉल, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ले लो। चलो मैं क्या बता रही थी तुम्हें, ये ल्यूमन है जहाँ पे मेरा मोनोग्लिसराइड होता है, और ये मोनो क्या हुआ, कुछ हुआ, और ये मोनोग्लिसराइड हमारी ये लैक्टिकल्स जो होते हैं ना उसमें एब्जॉर्ब होता है। ये जो लैक्टिकल्स होते हैं ना इसमें हमारा मोनोग्लिसराइड, ये लैक्टिकल यहाँ पे मोनोग्लिसराइड होता है और ये इस लैक्टिकल्स में चला जाता है। लैक्टिकल्स मतलब क्या था, लिम्फ। लिम्फ समझ में आया ना, इतना समझ में आया, इतने में कोई डाउट है। चलो चले हम यहाँ, हाँ माइसिल्स बन गया। माइसिल्स मतलब क्या, एक गोला कम, मतलब गोला नहीं होता बेसिकली, जो ऐसे ऐसे ये कंपाउंड्स होते हैं इसको हम माइसिल्स बोलते हैं। ये हेड होता है उसका और ऐसा उसका टेल होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं माइसिल्स। समझ में आया, हेड और टेल समझ में आया, ऐसा दिखता है वो, ऐसा नहीं। अब ये जो होता है ये ल्यूमेन है, यहाँ पे ये ल्यूमेन में बना, ये जो हमारा माइसिल्स था ल्यूमेन में बना। ल्यूमेन में बनने के बाद ये एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आता है हमारा मोनोग्लिसराइड। ठीक है, ये मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, ये मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट होता है वापस से कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में। समझ में आया, ये हो गया खत्म। यहाँ पे ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना इसके ऊपर होता है लेयर ऑफ प्रोटीन। क्या हुआ, 12 बजे तो ख़त्म होना है, ये लोग बोल रहे 12:30 खींचो, लेकिन मैं इतना करके बंद कर दूँगा। ठीक है, फिर तुम लोग को थोड़ा डाउट सेशन ले लूँगी, अब तक में कुछ डाउट होगा तो वो। ठीक है, ओके। क्या हुआ, ज़्यादा हो रहा है? अच्छा ओके, मैं बस ये ख़त्म कर रही हूँ, फिर उसके बाद तुम जा सकते हो, बस हो गया। इसके आजू बाजू क्या होता है, लेयर ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक लेयर लगा होता है। ओके, और ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लैक्टिकल्स में। ठीक है, मैंने बताया ना लैक्टिकल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ में आया, लैक्टिकल्स में एब्जॉर्ब होते हैं मतलब लिम्फेटिक। लिम्फेटिक वेसल्स में। ख़त्म, कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे हो गया हमारा ख़त्म। मैंने क्या बोला, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, बाइल सॉल्ट की वजह से वो अलग अलग होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं, फिर वो डिसोसिएट होते हैं, फिर स्टेप्सिन एंजाइम की वजह से ट्राइग्लिसराइड
डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, फिर वापस वो स्टेप्सिन्स की वजह से वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये मोनोग्लिसराइड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें वो कन्वर्ट होता है स्मॉल मोनो से ट्राई में, फिर वो ट्राई जो होता है वो लैक्टिकल्स यानी लिम्फेटिक वेसल्स में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर? कोई डाउट है इतने में? खत्म। चलो अब हम करते हैं हाइलाइट्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा करना है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या ओके, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? मैकेनिकल इन केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और केमिकल क्यों? क्योंकि एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हमारे बॉडी मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं उसमें डाइजेशन के लिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाते हैं, और हमारे एंजाइम्स हम यूज़ कर रहे हैं, इससे इसको हम केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। बकल कैविटी में क्या होता है? 2 मेजर फंक्शंस होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैल्सिटेशन ऑफ स्वॉलिंग। मतलब हमारा जो बकल कैविटी है उसमें क्या होता है? फूड को चर्न करते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, उसको मेस्टिकेशन बोलते हैं, और सॉल्विंग मतलब निगलते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारी कहाँ होती है? बकल कैविटी में, ठीक है। देन टीथ और टंग हेल्प करता है सलाइवा मेस्टिकेशन एंड मिक्सअप ऑफ फूड थरली। मतलब जो टीथ और टंग है वो हमारे सलाइवा को मिक्स करता है, जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है उसको अच्छे से मिक्स करता है फूड के साथ, समझ में आया? ताकि डाइजेशन हो जाए। ये सब सिर्फ एक रिवीजन है क्योंकि हमने सारी चीज़ें लिखी हुई है। म्यूकस जो है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन मतलब इजीली फिसलता है, ग्लाइड होता है, ओके, उसको हम लुब्रिकेशन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। हमारे मुंह में जो थूक है वो खाने में जब मिक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है, ओके। बोलस क्या करता है? कन्वे इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाता है, वो कॉमन पैसेज है जहाँ पे हवा भी जाती है और खाना भी जाता है, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। बोलस कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद वो डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन का मतलब मैंने क्या बोला था? निगल लेना, स्वॉलोइंग और डीग्लूटेशन होता है। उसके बाद वो पास डाउन थ्रू अ ईसोफेगस बाय सक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉल्ड एज अ पेरिस्टाल्सिस। मतलब मुंह में खाना था, वो बोलस बना, वो बोलस बन के गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद वो खाना गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में ऐसा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे ऐसे होने की वजह से खाना ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। और म्यूकस है, म्यूकस है तो लुब्रिकेशन देता है, इजीली खाना फिसलता है, समझ में आया? फिर गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर, जो कार्डियक स्पिंस्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? स्टमक में खाना जाता है, वो ऐसे खुलता है, फिर वो खाना अंदर स्टमक में जाता है, क्लियर। फिर सलाइवा क्या क्या सिक्रीट करता है? मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमारे थूक में क्या क्या चीज़ें होती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स में मैंने क्या बताया था? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं, जो अल्फा अमाइलेज उसका दूसरा नाम है, फाइलिन उसका तीसरा नाम है, ये सब नाम है उसके। वो क्या करता है? कार्ब्स का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या है? एंटी बैक्टीरियल है। क्या है? एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल होने का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरियाज होते हैं ना हमारे मुंह में, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, ठीक है। नहीं तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी ना अगर हमारे मुंह में बैक्टीरियाज रहेंगे तो। इतना क्लियर हुआ? क्लियर? आगे चले। फिर द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। मुंह में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा पूछा गया कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से, ओरल कैविटी से या बकल कैविटी से, कोई भी नाम दे सकता है, हाँ, ओके। उसके बाद हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोनेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवा, द सलाइवा अमाइलेज। देखो क्या बोला मैंने, जब ये जो
डाइजेशन है वो इनिशिएट होता है ओरल कैविटी में। हाइड्रोलाइटिक मतलब जिसको हम तोड़ते हैं उसको हम हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटता है स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज, किसकी वजह से टूटता है? स्प्लिटिंग एंजाइम, तोड़ने वाली एंजाइम कौन सी है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इतना समझा? पक्का? थर्टी % ऑफ स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय एंजाइम डाइसेकेराइड माल्टोज, ठीक है। 70% 30% जो है वो माल्टोज की वजह से, सॉरी 30% जो स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज की वजह से डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज की वजह से किस में बनता है? माल्टोज में। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? कितने पीएच पे काम करेगा ये? 6.8 पीएच। पीएच पता है ना क्या होता है? एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, तो ये थोड़ा एसिडिक है, ठीक है। लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है जो मैंने क्या बताया? एंटीबैक्टीरियल और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है लाइजोजाइम। आप आ सकते हैं, देखो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज 6.8 पीएच में किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? फिर मैंने बताया था स्टमक के म्यूकोजा में 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे पहले होता है म्यूकस नेक्स्ट सेल या म्यूकस सेल, म्यूकोसाइट जो सिक्रीट करता है म्यूकस, ओके। ये तीनों चीज़ें मैंने लिखवाई है। फिर पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल जो सिक्रीट करता है पेप्सिनोजिन, ठीक है। फिर पराइटल सेल, ये तीनों सेल्स हैं। स्टमक में 3 टाइप के ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग चीज़ें बनाती है, ओके। पराइटल सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल जो सिक्रीट करता है HCl, और इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर किस में हेल्प करता है? विटामिन B12 के डाइजेशन में। समझ में आया? HCl हमारे पेट में HCl होता है, वो कौन बनाता है? ये पराइटल सेल्स। और ये क्या करते हैं? विटामिन B12 के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कोबेलामाइन विटामिन B12 का नाम है। समझ में आया? आगे चले? पक्का? तुम्हें समझ में आ रहा है प्रतीक? फिर देखो स्टमक में जो खाना होता है ना वो 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होता है, ठीक है। 4 से 5 घंटे तक हमारे पेट में खाना रहता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्टमक में मिक्स होता है, ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं? चाइम, ठीक है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन एक्सपोजर टू हाइड्रोलाइटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, मैंने लिखवाया है। प्रोपेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजिन में। देखो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन अगर HCl, पेट में जो HCl होता है उसमें जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और वो पेप्सिन आगे जाके प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पता है ना? तो वही लिखा हुआ है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन ऑन द एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl जब उसको दिखता है, जब वो HCl के कांटेक्ट में आता है तो वो पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन, ठीक है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाला, ओके। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर देखो पेप्सिन जो होता है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटोज एंड पेप्टोन्स में, यानी कि पेप्टाइड्स। मैंने पेप्टाइड्स लिखवाए हैं, उसके आगे लिख दो प्रोटोन्स एंड पेप्टोज, इसमें वो कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड्स, ठीक है। Mucus and bicarbonate present in gastric juice play important role in a lubrication and protection against mucosal epithelium from the extoration secretion by the highly concentrated HCl। मतलब म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होता है स्टमक में, म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है, प्रिवेंट करता है HCl से। मतलब ये मेरा स्टमक है, इसके अंदर एसिड है, वो एसिड अंदर वाले लेयर को भी तो जला सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस का लेयर होता है जो क्या करता है? HCl को अंदर की तरफ नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से अंदर की चीज़ें बर्न नहीं होती हैं। और इसके अंदर होता है बाइकार्बोनेट, मैंने बोला बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? उसके बाद
रेनिन मैंने बताया था, रेनिन क्या है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, जो किस में हेल्प करता है? नहीं नहीं, रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन है। ओके, जो बच्चों में डाइजेशन का हेल्प करता है। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो दूध पीते हैं सिर्फ, तो उनके में मिल्क का डाइजेशन, वो तो सिर्फ दूध पीते हैं, तो उनके में सिर्फ डाइजेशन किसका होगा? मिल्क का ही होगा और किसी चीज़ का नहीं होगा। तो मिल्क का डाइजेशन कौन करता है? रेनिन। समझ में आया? रेनिन क्या करता है? इन्फेंट, इन्फेंट मतलब किड्स, स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल बेबीज, जो बेबी होते हैं उनमें रेनिन हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन में। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इतना तक खत्म? इतने में कोई डाउट है? बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।